हेलो दोस्तों। क्रैश कोर्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो कि शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पता है, मेरा सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखा पाऊँ। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मिलाकर अगर आप हजारों न्यूमेरिकल भी करोगे ना, तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होने वाला नहीं है। इतने ज्यादा न्यूमेरिकल इस पोर्शन से बनते हैं। और हर बार, और क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंसेप्ट बार बार रिपीट होके आता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चन हम बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर चला हुआ है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वेयर होता है ना। बिल्कुल सही बात है। अब कैसे इसको हम एज ए प्रैक्टिकल यूज करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। अब एक बात बताओ आप, देखो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। मान लो ये एक कोई स्क्वायर फील्ड दे रखे है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं Q2 Q3 Q4 Q। इसके सेंटर पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसमें क्या किया। अब ये बताओ, ये जो ये साइड एल है, तो बताओ दोस्तों ये डायगोनल का हाफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी। ये तो L/√2 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब इस +3 क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर होगी। किसके इक्वल होगी, 3E मान लिया। क्यू वाले की वजह से किधर होगी, इधर होगी। कितनी मान ली, E। तो नेट कितना बचा, नेट तो ऊपर बच गया। कितना ऊपर बच गया, ऐसे 2E। ऐसे ही सिमिलरली इधर देखो, इस +4 क्यू की वजह से किधर होगी, बोलो दोस्तों। इस +Q4 की वजह से ऐसे होगी। किसके इक्वल होगी, 4E के बराबर आएगी, 4E। और इस +2 की वजह से कितनी होगी दोस्तों, सर ये इधर नीचे आएगी। तो नेट कितनी आई, अरे तो चमत्कार हो गया भाई, ये भी 2E आ गई। तो दोनों में एंगल कितना है, 90 है। एक रूल मैंने आपको बताया था, और मैं चाहूंगा दोबारा भी आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास टू फोर्स वेक्टर है। लेट्स सपोज वी हैव टू फोर्स वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड थीटा से एंगल बिटवीन देम। तो इनका जो नेट होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। अगर दोनों ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल भी कितना होगा, θ/2। ये एंगल भी कितना होगा, θ/2। वो जो एफ नेट बनेगा ना, वो एफ नेट किसके इक्वल आएगा, वो बनेगा 2F cos θ/2। ओके। अब ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इनका नेट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे ई नेट इक्वल टू, क्या लिखूँ दोस्तों, 2F यानी कि फार्मूले वाला 2 इंटू ई नेट यानी कि 2E। ई की वैल्यू कितनी है, K/Q/L/√2 स्क्वेयर इंटू cos θ/2। कोस θ/2 यानी कि 45 डिग्री। अब कोस 45 होता है 1/√2। तो दोस्तों 4KQ, और ये √2 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा रूट से ऊपर एक कट के, और ये नीचे L स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा 1/√2।
तो दोस्तों कितना आ गया, 8/√2 के क्यू बाई एल स्क्वेयर। डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपका वेक्टर का कंसेप्ट सही है ना, तो आप मार नहीं खाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान से रखो। मैंने देखो जो कंसेप्ट मैंने इसमें यूज किया है ना, मैंने आपको बखूबी बता दिया है। तो प्लीज अपने कंसेप्ट को याद करके चलो, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के चलोगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ आप, ये थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो सेम स्क्वायर फील्ड है, अब की बार आइडेंटिकल चार्ज रख दिए, बट 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। ठीक है, और अब की बार कहीं सेंटर पे नहीं पूछा इसने, इसने पूछ लिया एज सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे। अब ये कॉमन सेंस की बात देखो आप, ये कितना है L/2, तो ये भी कितना है L/2, ये L है, तो ये कितना आ गया ये बताओ। ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से बताओ आप, ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, ये आ जाएगी L²/4 प्लस L² का रूट, किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 5, बोलो, √5/2 L, ये बन जाएगी दोस्तों। पाइथागोरस से निकाला मैंने इसको। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब हुआ क्या, एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं, इसको और इस नेगेटिव वाले को देखते हैं। नेगेटिव वाले कितना फील्ड इसके इस पॉइंट पे लगाएंगे। अब ये वाला नेगेटिव यहाँ पे क्या रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये वाला माइनस उसको इधर खींचेगा, मान लो ई के साथ खींचेगा, तो ये वाला माइनस इसको इधर खींचेगा ई के साथ, दोनों तो कट गए भाई। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस का इस पॉइंट पे कोई रोल नहीं है। तो रोल किन का है, रोल इन दोनों का है। रोल इन दोनों का है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। मान लो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी सिमेट्रिकल थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, अब मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अगर ये मेरे पास कोई रीजन था ऐसे, ये मान लो हमारे पास कोई रीजन है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू को बताना है, तो बताओ, इनका तो कोई रोल है ही नहीं। इस वाले का रोल है और इस वाले का रोल है, तो इस पे मैं क्या करूंगा, ये ऐसे लगाएगा। ठीक है, क्या लिखूं वैल्यू इसकी, के क्यू बाय, क्या लिखूं, √5L/2 का होल स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली ये भी ऐसे ही लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा। ठीक है, बोलो दोस्तों, ये ऐसे लगाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा सिमिलरली। तो बताओ, इसको भी ई बोल दिया मैंने, इसको भी ई बोल दिया, तो बताओ इधर क्या आएगा, इधर आएगा ई नेट, किसके इक्वल आएगा, 2e cos थीटा, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट तो कट गए, बिल्कुल कट गए। तो इसका मतलब 2e cos थीटा आएगा ई नेट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ई नेट लिख के बताना चाहूँ, तो बताओ ई नेट किसके इक्वल लिखूँ, 2 × बोलो दोस्तों, 2e की वैल्यू क्या लिखूँ, KQ/5L², ये 4 ऊपर आ जाएगा। ओके दोस्तों, और इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा कैसे निकालोगे आप, इस ट्रायंगल से कोस थीटा निकाल लो दोस्तों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस कितना है, L बाय हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों, √5 बाय, बोलो दोस्तों, 2 × L, ये आ जाएगा ना, बोलो प्यारे बच्चों, यस। तो ये L से L तो कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये फिर 2 ऊपर चला जाएगा। और इसको जब सोल्व करोगे आप, इसकी जो वैल्यू बनेगी 2e cos थीटा, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी आपके सामने, वो किसके इक्वल आने वाली है, बताओ दोस्तों, 8 के क्यू
डिवाइड बाई 5L² इंटू में क्या लिखूं यहाँ पे, ये √5 है और ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी मेरी ई नेट इक्वल टू 16K³ डिवाइड बाई 5√5L²। ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ इसकी। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो इसमें भी सिंपल मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज किया है और ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा एक बात बताओ, न्यूट्रल पॉइंट से आप क्या समझते हो? न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, इसको नल पॉइंट बोल दो आप, नल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यही की बात है सर। इसका मतलब तो बता दो। तो इसका प्यारे बच्चों मतलब होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब एक बात बताओ आप, मान लो एक चार्ज मेरे पास Q1 है और एक चार्ज मेरे पास Q2 है, और जो Q2 है ना वो ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में Q1 वाले से, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो R है। तो इनके बीच में देखो, अगर दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते तब तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है, इसके मिड पे आता। लेकिन ये अनइक्वल दे रखे हैं, लाइक है, लाइक इन नेचर है, बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है। Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q1 वाले से। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? सिस्टम के अंदर आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, सिस्टम के अंदर आएगा और समोलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक आएगा। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को आपको बताऊं निकाल के, अगर मैं डिस्टेंस आपको निकाल के बताने की कोशिश करूं, तो मैंने यहाँ ले लिया उसको, तो इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो ये कितनी बच गई दोस्तों, r-x। तो न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। x इक्वल टू आएगा r डिवाइड बाई Q2/Q1 मैग्नीट्यूड प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। और ये जो डिस्टेंस आई है ना x की वैल्यू, ये समोलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से आई है। कहाँ से डिस्टेंस है ये? समोलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये वहां से दूरी है। और हाँ, एक इसका एक तरीका और बुक में कई बार मिलता है, एक इसका अल्टरनेट तरीका और होता है। जिस भी चार्ज से दूरी निकाल रहे हैं ना, आप एक बात बताओ, एक्स डिस्टेंस कहाँ से है? Q1 वाले से। तो इसका एक फॉर्मूला और आता है, x इक्वल टू बनेगी √Q1 r डिवाइड बाई Q2 प्लस Q1। ये फॉर्मूला भी आता है दोस्तों। बाकी दोनों बात एक ही है, सेम ही है दोनों ये, क्योंकि जब आप Q1 के रूट से डिवाइड करोगे तो यही तो बनेगा ना आपका। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ठीक रहता है। अब ये बताओ, ये x डिस्टेंस कहाँ से बताया मैंने? समोलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, और सिस्टम के अंदर आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर ये दोनों इक्वल इन होते मैग्नीट्यूड तो ये मिड पॉइंट पे आ जाता। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ दोस्तों, देखो ये रहा Q1, इधर देखो, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जिस भी चार्ज से दूरी आएगी ना उसी का रूट में लिख देंगे हम। और अगर मैं यहाँ से निकालता तो, इस वाले से निकालता तो इस वाले से बनेगी ये, क्या लिखूं, ये बनेगी r-x, जो किसके इक्वल आएगी?
वो आएगी रूट Q2R डिवाइड बाय क्या लिखो दोस्तों, Q2 प्लस Q1, ये आ जाएगी, ये यहाँ से दूरी आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने आपको बता ही दिया, इसको याद कर लियो। और अगर x आ गई तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी, r माइनस एक्स। आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आई ना दोस्तों। इसमें पूछता क्या है आपसे, वो इसमें ग्राफ पूछेगा आपसे, वो इसमें ग्राफ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ग्राफ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इसमें मैं ग्राफ की बात करता हूं आपसे तो ध्यान से सुनना। ये चार्ज मेरे पास मान लो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। तो एक कॉमन सी बात बताओ, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ई नेट कितना है दोस्तों, 0 है। अब बताओ इसके इधर से, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो सेपरेशन के साथ कैसे वेरी करता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेपरेशन के साथ कैसे वेरी करता है पॉइंट की वजह से, 1/r² के साथ। ठीक है, पैराबोलिकली। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पे, और एक बात बताऊँ आपको, जहाँ पे चार्ज रखा होता है ना, चार्ज की पोजीशन पे जो ग्राफ होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। वी डू नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली द ग्राफ एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, उसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूस होता है एट द पोजीशन ऑफ चार्ज पे। लेकिन मुझे उतना नहीं बताना आपको। आप बताओ इसके राइट में किधर होगा, इसके राइट में ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे। और यहाँ यहाँ पे 0। अब बताओ इसके इधर राइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो वो ऐसे आएगा और वो इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। और इस वाले के लिए इधर कहाँ होगा, नीचे होगा, समथिंग लाइक दैट। और इस वाले के इधर कहाँ होगा, ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये ग्राफ पूछता है। और ये तो मैंने दोनों को आइडेंटिकल ले लिया, लेकिन वो हमेशा आइडेंटिकल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। लेकिन एक आपको मैं खास बात बताना चाहता हूँ, अगर ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अगर ये दोनों कैसे हैं, अगर ये दोनों लाइक हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहाँ आएगा, सिस्टम के अंदर। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो कहाँ आएगा, वो इनसाइड द सिस्टम आएगा, इनसाइड द सिस्टम आएगा। याद रखिए इस चीज को आप। और अगर वो अनलाइक होंगे, अगर वो अनलाइक होंगे तब कैसे बनेगा भाई, तब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, आउटसाइड द सिस्टम आएगा। लेकिन नजदीक किसके रहेगा, समोलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ही नजदीक रहेगा वो। आया समझ में, इक्वल के लिए ये आ जाएगा। बट इतना ज़रा डिटेल में नहीं पूछेगा वो, बस आपको तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। आपसे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए। और ग्राफ के लिए बता तो दिया मैंने आपको। अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस लाइक है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, सिस्टम के अंदर आएगा। और अगर अनलाइक है तो बाहर आएगा, किधर, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक आएगा, याद आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कर लोगे ना इसको आप, पक्का ना, चलो ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ, इसी में अगर छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ, अगर दोस्तों ये मान लो होता 4Q प्लस, और ये होता प्लस Q। अब बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, सिस्टम के अंदर की बाहर, अंदर आएगा। किधर आएगा, अंदर। x इक्वल टू क्या होता है, मान लो कि बीच में सेपरेशन r है, तो क्या लिखूं, Q2/Q1 यानी कि 4Q/Q का अंडर रूट +1, यानी कि 4 का रूट 2, 2 + 1 3, यानी कि r/3। इसका मतलब छोटे वाले चार्ज से दूरी है ना दोस्तों ये, तो अगर ये r/3 है, यहाँ मान लो अगर ये r/3 है, यहाँ यहाँ आएगा आपकी बार न्यूट्रल पॉइंट, तो ये कितनी बच गई दोस्तों, ये 2r/3 आ जाएगी। तो इसका मतलब अब सेम है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे चलेगा दोस्तों, ऐसे आएगा और यहाँ पे 0 होएगा और वो फिर वापस ऐसे निकल जाएगा। और बाकी ये सारा सेम चल ही रहा है, ये बाकी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ ग्राफ के बारे में आपको पता लगना जरूरी है। ठीक है, और अगर वो अनलाइक होंगे तो कैसा बनेगा, अनलाइक के लिए ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर मैं यही बताऊँ आपको, ठीक है ना।
मजा तो आ रहा होगा आपको पढ़ने में दोस्तों। अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस अनलाइक है, अनलाइक इन द सेंस, मान लो एक चार्ज तो माइनस क्यू है और एक चार्ज मान लो ये यहाँ पे प्लस 4 क्यू है। अब बताओ अनइक्वल हो गए, तो इसके लिए क्या होगा, सिस्टम के अंदर तो नहीं मिलेगा, सिस्टम के बाहर मिलेगा, और बाहर भी किधर, स्मॉलर के नजदीक। इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया दोस्तों। एक्स को कैसे निकालोगे आप, एक्स इक्वल टू बनेगा फॉर्मूला आर डिवाइड बाई, अब की बार क्या लिखूं, Q2, यानी कि बड़े वाला मैग्नीट्यूड, बड़े ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज। अब इनको मैं यूज करके चल रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड वाइज, और -1। तो बताओ दोस्तों क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, आर डिवाइड बाय, किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 कौन होता है, लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो किसके इक्वल आएगा दोस्तों, बताओ, Q2, Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 कितना है 4Q, 4Q बाय Q, अंडर रूट, कट गया ये -1। तो दोस्तों चमत्कार हो गया है, तो ये तो यानी कि √2 -1 यानी कि आर आ जाएगी, ये तो आर डिस्टेंस पे जाके न्यूट्रल पॉइंट आएगा दोस्तों। अब बताओ छोटे वाले से कितना आर पे, तो बड़े वाले से कितना 2r पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। अगर ग्राफ बना के दिखाऊं इसी में, तो ध्यान से देखो, अगर ये -q था और ये अगर +4q था, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लो ये है भाई आर डिस्टेंस, तो क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखना इसमें क्या होने वाला है। अब यहाँ पे E0 बनेगा, क्या करें भाई इसमें, अब बताओ ये है तो -q, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, पहले इसका इसका बना के देखो, इसका इधर तो ऐसे आ जाएगा, ओके, और इसका इधर कहाँ आएगा, इसका इधर आएगा नीचे, और इसका ये नेगेटिव है, इसके राइट में भी नीचे आएगा, यानी कि वो दोस्तों ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे बनेगा दोस्तों, ऐसे। और इधर इसका मतलब इसके इधर कहाँ होगा, इसका इधर ऊपर होगा दोस्तों, इसके नेगेटिव में इधर ऊपर होगा, और वो ऐसे ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे बनेगा वो, यहाँ से ऐसे होता हुआ, और वो ऐसे 0 होके, बोलो दोस्तों, और फिर वो कहाँ से पास करेगा, मैंने तो बल्कि आपको ये लेफ्ट में बता दिया अपोजिट को लेके, तो ये नीचे से जाके ऐसे, और ये फिर दोबारा जाके इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा दोस्तों। इन्फिनिटी पे 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम आएगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 0, तो ये ग्राफ ऐसे होकर निकलेगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ग्राफ के न्यूट्रल पॉइंट के बारे में आपको पता होना जरूरी है। और वैसे भी जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर, जब मैं कूलाम लॉ के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताऊंगा, तब मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को दोबारा फिर लेके आऊंगा आपके सामने, कर लोगे ना इसको, ठीक है, जितना बताया उतना याद रखो आप। सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस लाइक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इनसाइड द सिस्टम, अनलाइक है आउटसाइड द सिस्टम, ओके, ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा अब ये रिंग वाला आ गया दोस्तों, चार्ज रिंग है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लैम्डा कूलाम पर मीटर से, आर रेडियस है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट ले लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, दैट इज इक्वल टू दिस, ई एक्सियल किसके इक्वल आ गया दोस्तों, के Q डिवाइड बाय R² प्लस X² पावर 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्शन इसकी रहेगी, मान लो अगर ये O है, मान लो अगर ये O है और ये P है, तो क्या लिखो दोस्तों, डायरेक्शन आएगी अलोंग OP, ठीक है। अब हुआ क्या, जब अब इसको है ना, इसके कई सारे केस बनाए गए, केस कौन से सर, पहला केस, अगर इस P पॉइंट को मैं सेंटर पे ले आया, एट सेंटर, अगर सेंटर की बात करता हूं, तो बताओ अगर P पॉइंट सेंटर पे चला जाएगा तो x कितना हो जाएगा 0, तो इस फार्मूला में x को पुट करोगे 0 इंटू समथिंग, तो यानी कि अगर x को 0 पुट करोगे, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा सेकंड केस, अगर x क्या है, x अगर ग्रेटर देन है, x क्या है,
अब की बार अगर x मच मच लेस देन r है, सेकंड केस है दोस्तों इसका, ये इसके सारे के सारे केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब x अगर बहुत छोटा है r के सामने, तो क्या करूंगा मैं, r के सामने x की हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, एंड फाइनली वी विल गेट a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, k क्यू x डिवाइड बाय r क्यूब। तो a की डिपेंडेंसी जो है x के साथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके, थर्ड केस, अगर दोस्तों x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r हो जाएगा, उस केस में क्या कर दूंगा मैं, उस केस में जब ये वैल्यू आ जाएगी, ये किसी फार पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो जब x मच ग्रेटर देन r हो जाएगा, अब x के सामने r की हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, k क्यू x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और ये कट के यानी कि k क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, और वी कैन से फार वाले पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक जो रिंग है ना वो बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज की तरह, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी दोस्तों। कर लोगे ना इसको आप। अच्छा एक बात बताओ आप, अब ये आ गया फार पॉइंट के लिए, और फोर्थ पॉइंट है, अगर ये मेरा पॉइंट बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इस फार्मूला से देखो ध्यान से, तो मेरा ई है वो किसको टेंड करेगा, वो जीरो को टेंड करेगा। ये तो चमत्कार हो गया यार। क्यों चमत्कार हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी में भी ई जीरो है, सेंटर पे भी ई जीरो है, इसका मतलब बीच में कहीं तो मैक्सिमम आया होगा, तो बीच में मैक्सिमम आता है कहाँ पे, प्लस माइनस r बाई रूट 2 पे। सर ये कैसे निकालोगे आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो x डिस्टेंस पे e का फॉर्मूला आया है ना मेरे पास, e की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी एक्सियल लाइन पे, k क्यू x डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला आया था ना, अब एक बात बताओ आप, e की वैल्यू x के साथ वेरी कर रही है, ओके, तो इसमें क्या करूंगा मैं, एक कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, e की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना दोस्तों, तो मैं e का डेरिवेटिव कर दूंगा जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रही है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, एंड पुट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, तो वो मेरी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमा के लिए। और दोस्तों इसको सोल्व करोगे ना आप मैथमेटिकली, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे, ये वैल्यू आएगी दोस्तों। इस वैल्यू पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। सर कितना मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू देखो दोस्तों, ये लिख रखी मैंने, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा दोस्तों, इट इज द ग्राफ स्लोप ऐसे, पॉजिटिव में और ये नेगेटिव के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आई और कितनी मैक्सिमम वैल्यू आई, और बाकी मैं देखो ये आपको बता चुका हूँ, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। जब फार पॉइंट की बात करेंगे तो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगी, और एक्स जब बहुत छोटा होगा तब ई की डिपेंडेंसी एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैंने सारे पैरामीटर बता दिए हैं आपको, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। क्या मैं सही उम्मीद कर रहा हूँ ना दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपना कंसेप्ट मजबूत रखो दोस्तों। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये रिंग है, अब की बार मैंने इसको ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और क्या किया, रिंग की रेडियस r है प्लस क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से। अब की बार सेंटर से x डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज ले लिया दोस्तों। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया और इसको मैंने रिलीज कर दिया, नेगेटिव चार्ज मास m, इसको मैंने रिलीज कर दिया दोस्तों, एक मिनट, इसको मैंने रिलीज कर दिया, तो क्या होगा इसके साथ, अब बताओ, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा दोस्तों। अब अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू r के सामने बहुत होती छोटी, तो दोस्तों ये SHM एग्जीक्यूट करता, क्या करता ये, SHM करता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा r के सामने वो बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो आप, जो x है वो r से तो छोटा है नहीं, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इस केस में
वो जो पीरियोडिक मोशन होगी इसकी इस सेंटर के अबाउट, ये क्या करेगा, जो पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन बोलेंगे दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोली जाती है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो इसका मतलब अब मुझे देखते हैं इसका उसका क्या टाइम पीरियड होगा, एक बार निकाल के तो देखेंगे ना इस क्वेश्चन में। तो एक बात बताओ आप, क्या एक्स डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, बिल्कुल निकाला था। तो एफ किसके इक्वल होता है, क्यू ई। क्यू कितना है माइनस क्यू, ई कितना है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, बोलो, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑसिलेटरी इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है ना एसएचएम का, देखो यहाँ पे तो इक्वेशन ऑसिलेटरी आएगी, लेकिन ये पूछ रहा है कि एक्स को बहुत छोटा मान लो, एक्स को इमेजिन कर लो कि बहुत छोटा है आर के सामने, तब मुझे वो एसएचएम आ जाएगी और मुझे उसका टाइम पीरियड पूछा है। बताओ उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और एफ की वैल्यू क्या लिखूं दोस्तों, माइनस के क्यू क्यू नोट एक्स डिवाइड बाय क्या लिखूं दोस्तों, आर क्यूब आ जाएगा। और जब इसको मैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से इक्वेट करूंगा ना, तो यहाँ से देखो के की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी दोस्तों। इसको बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। और जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको सबको पता होता है 2 पाई रूट m/k। ये के कुलाम कांस्टेंट वाला के नहीं है दोस्तों, ये के एसएचएम वाला कांस्टेंट वाला के है। तो मेरी टी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 पाई रूट, बोलो दोस्तों, एम एम क्या है उस चार्ज पार्टिकल का मास, और के की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नोट, क्या लिखो दोस्तों, के क्यू क्यू नोट आर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इसको बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट। और अगर आप चाहो तो इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हो। आया ना समझ में। तो ये था दोस्तों उसके टाइम पीरियड का। और हाँ, ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कब है, जब एक्स की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन आर है। अगर इक्वल टू हो गई और कंपेरेबल हो गई, तब आप इसको एसएचएम नहीं बोल पाओगे, तब ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। कौन सी मोशन कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, एक और देखो भी, फाइंड एक्स सच दैट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट इज मैक्सिमम। अरे वाह, एक्स की वैल्यू बताओ जब क्यू नोट पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब रिंग के केस में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया था, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और रिंग के केस में कितना आया था, अगर रिंग की रेडियस आर थी, कितना आया था, r/√2 प्लस माइनस r/√2। लेकिन दोस्तों ये रिंग तो नहीं है, ये रिंग तो नहीं है भाई। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, या तो मैथमेटिकली इसको मैं सोल्व करूंगा। जब इसको मैथमेटिकली सोल्व करूंगा ना मैं, तो देखना एक बार, बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे इसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इधर इस पे ये फोर्स लगेगा सिमेट्रिकली, इसकी वजह से इधर लगेगा, नेट फोर्स ऊपर जाएगा, तो एफ नेट वो निकालना पड़ेगा। तो मैं ये सिंपल एक तरीका बताता हूँ, एफ मैक्स कब होगा, जब ये चार्ज क्यू नोट यहाँ पे ई मैक्स होगा। अगर दोस्तों मैं इससे होती हुई एक रिंग बना लूं यहाँ पे ऐसे, अगर मैं एक रिंग कंस्ट्रक्ट कर लूं अपने दिमाग से, और अब ये रिंग बन गई मेरे सामने, एक रिंग बना दी जिसपे चार्ज कितना है 2Q, रेडियस कितना है स्मॉल r, है ना दोस्तों। और लेकिन ध्यान से सुनना, इसको रिंग आप तभी बोलोगे जब ये दोनों के दोनों चार्ज कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ये नहीं है कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। और अनइक्वल भी नहीं होने चाहिए। ये शॉर्टकट तभी काम करता है जब ये चार्जेस कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे और लाइक नेचर के होंगे। तो मैंने इन दोनों चार्ज से होता हुआ एक रिंग मान लिया, रिंग पे चार्ज 2Q आ गया, रेडियस r है। अब बताओ x डिस्टेंस पे, अब ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग की वजह से ई मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, रिंग की वजह से ई मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, 2KQ डिवाइड बाय 3√3 ये रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। अब इस फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना, क्यू की जगह पे क्या पुट करना है 2Q,
और आर की जगह क्या पुट करना है, स्मॉल आर, आपका काम चल जाएगा। तो बताओ दोस्तों एफ मैक्सिमम कब लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई मैक्स, अब वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 यानी कि 4k क्यू डिवाइड बाय 3√3 स्मॉल आर स्क्वायर, यह आ जाएगी दोस्तों, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसके ऊपर। यही फोर्स उसने पूछा था, कर लोगे ना इसको, बोलो दोस्तों, ये है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आया ना समझ में दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ जी, अब हम निकालेंगे, अब वो जो रिंग की वजह से निकाल दिया, अब ये सर्कुलर आर्क की वजह से निकालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर आर्क की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई आर्क है जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, रेडियस आर है, और आर्क ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है थीटा। तो दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ना सर्कुलर आर्क की वजह से, उसकी डायरेक्शन सुन लो पहले तो, उसकी डायरेक्शन रहेगी हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगी। डायरेक्शन किधर आएगी प्यारे बच्चों, डायरेक्शन अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगी। और फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा दोस्तों, E इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइड बाई में आर, आर इज द रेडियस, और साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा कौन सा एंगल है, जो आर्क ने सेंटर पे सबटेंड किया है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर, ये थीटा एंगल होता है। इसका आधा, इसका हाफ एंगल करना होता है दोस्तों हमें, ये आएगा दोस्तों भाई फॉर्मूला। और जिस बच्चे ने ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाओ, मैंने बिल्कुल प्यार से सोल्व कर रखा है, एक एक पैरामीटर को बता रखा है। तो दोस्तों ये आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। ओके, अब देखो इसकी एक एप्लीकेशन हम करते हैं। अब ये एक क्वार्टर रिंग है, मान लो 1/4, तो लैम्डा कूलम पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अब फॉर्मूला बता दो प्यारे बच्चों फटाक से, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है दोस्तों 90, 90 बाई 2 यानी कि 45, और साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2। तो मेरा आंसर आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या तुम्हें समझ में आया दोस्तों, आया ना, चलो अच्छी बात है। अरे वाह, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही। और ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है दोस्तों, एक रोड है जिसकी लेंथ L है और उस पर प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लैम्डा कूलम पर मीटर से ही। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको फोल्ड करके सेमी सर्कुलर में बना दिया इसको, तो सेमी सर्कुलर में बना दिया जिसकी रेडियस r है। अब एक बात बताओ, अब इसके सेंटर पे E किसके इक्वल आएगा, 2k लैम्डा बाई आर इनटू क्या लिखूं दोस्तों, साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 180, 180 बाई 2 यानी कि 90, और साइन 90 हम सभी जानते हैं किसके इक्वल होता है 1k। अरे वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में। 2k लैम्डा बाई आर, और मैं साथ के साथ है ना ई की के की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन एक बात बताऊं मैं, आर को तो हम जानते ही नहीं, हमें तो रोड की एल गिवन है, लेंथ गिवन है, और ना हम लैम्डा को जानते, हमें तो क्यू गिवन है। तो क्या करूं भाई, तो मैं क्या करूं, लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज किसके, हाँ लैम्डा कितना क्या पुट कर दूंगा, क्यू बाई एल। ओके, और अब बताओ रोड की लेंथ किसके इक्वल है, रोड की लेंथ किसके इक्वल है, एल के इक्वल, और वो किस में कन्वर्ट कर दी, पाई आर में, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई दोस्तों, एल बाई पाई आ गई। चमत्कार हो गया है। तो आर की वैल्यू भी पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो, एंड फाइनली वी विल गेट इक्वल टू ई इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा यानी कि क्यू बाई एल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू एल इंटू पाई, पाई ने पाई को मार दिया। बोलो दोस्तों
तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू ये? 2 ने यहाँ काट दिया तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? क्यू बाय, बोलो दोस्तों, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। इट इज आवर फाइनल डेरिवेशन। ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया। आया ना प्यारे बच्चों? आया ना आपको समझ में? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे? क्योंकि देखो वैसे तो सेमी सर्कुलर रिंग है, लेकिन 1/4 पे जो लैम्डा है वो प्लस लैम्डा है, और नेक्स्ट क्वार्टर पे लैम्डा है वो माइनस लैम्डा, रेडियस आर है। तो एक बात बताऊं आपको मैं, इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो। मैंने बताया था इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, यानी कि ऐसे आएगा। किसके इक्वल वैल्यू होगी? √2 के लैम्डा बाय आर। और इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, लेकिन ये तो नेगेटिव है दोस्तों। अब नेगेटिव है तो किधर होगा? ये तो इसके सेंटर, ये तो अंदर की तरफ होगा। कितनी वैल्यू होगी? सेम 2 के लैम्डा बाय आर। अरे वाह, 90 डिग्री का एंगल आ गया भाई। तो इसका मतलब दो वेक्टर अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बताया था ना मैंने, अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या करेगा? इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो किसके इक्वल आएगा? ई नेट किसके इक्वल आएगा दोस्तों? 2e, बोलो दोस्तों, कोस ऑफ थीटा बाई 2। 2e, ई की वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है कोस लैम्डा बाई 2, यानी कि अगेन कोस 45, 1/√2। 1/√2 ने 1 इसको काट दिया। अरे वाह दोस्तों, आया ना मजा इसको सोल्व करने में? 2 के लैम्डा बाई आर, इट इज आवर फाइनल आंसर। कर लोगे ना इसको? पक्का ना दोस्तों? अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, आपको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को तो। अब है इनफाइनाइट लेंथ की रोड है दोस्तों। इनफाइनाइट लेंथ की रोड है अप टू इन्फिनिटी, और इधर भी मान लो ये अप टू इन्फिनिटी है। तो बताओ आर डिस्टेंस पे किसके इक्वल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरे पास है फाइनाइट रोड, कैसी रोड? फाइनाइट रोड। बिल्कुल चमकदार बात बता दूंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। एक फाइनाइट रोड है ऐसे, ठीक है, और मान लो इस पे चार्ज बिखरा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ निकालना है। सबसे पहली बात तो ये, जिस डिस्टेंस पे वैल्यू निकालते हैं ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर से। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, या जो भी रोड है, वायर है, और इस पॉइंट पे वैल्यू को निकालना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे दोस्तों। एक तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, ई परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, और एक आएगा ई पैरेलल। ई पैरेलल, और उन दोनों का जो नेट होगा वो ऐसे नीचे आएगा। तो अब बात आती है ई परपेंडिकुलर कितना होगा दोस्तों? अगर इसके ऊपर वाले एंड का एंगल कितना है? θ1, और नीचे वाले एंड का कितना एंगल है? θ2। और ध्यान रहे, मैं एंगल को लेके चल रहा हूं अपोजिट सिमेट्री में। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी बन के आएगी के लैम्डा बाय आर, जो भी मेरी डिस्टेंस है, और यहाँ पे बनेगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ध्यान रहे, ये दोनों के दोनों एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज के एंगल लेके चल रहा हूं दोस्तों मैं। और ई जो पैरेलल होगा उसकी वैल्यू बनेगी के लैम्डा बाय आर। जिस बच्चे ने देखना हो ना, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रूव करके बता रखी है एक एक बात, तो प्लीज आप वहां पे विजिट कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो यहाँ पे बनता है कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है। अब एक छोटी सी बात बताओ आप, ये फाइनाइट थी दोस्तों, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए तो बस छोटे मोटे सेमी इनफाइनाइट पूछ लेगा, इनफाइनाइट पूछ लेगा। अब इनफाइनाइट में क्या होगा? θ1 और θ2 दोनों को 90 पुट कर दो दोस्तों। आप जब आप इसको 90 एंगल डिग्री पुट करोगे ना, तो मेरे कोस वाले तो ये जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा जो ई पैरेलल है ना, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ई पैरेलल मेरा जीरो हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा? जिसमें साइन वाले हैं, क्योंकि साइन 91 होता है, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। और देखो ये कौन सा आ रहा है? ये परपेंडिकुलर वाला ही बच गया दोस्तों। तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2
के लैम्डा बाय आर। अब ये आ जाएगी भाई। और ये आर कौन होती है मैं बता चुका हूं आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना इस बात का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोड, ये आ जाएगी। ये है दोस्तों भी मुझे आपको जो बताना है, ठीक है ना। और वैसे भी इसमें से जो फिल लाइन ओरिजिनेट होती है ना वो सिलेंड्रिकल रीजन में होती है। किधर होंगी दोस्तों? सिलेंड्रिकल रीजन में। सिलेंड्रिकल रीजन में ओरिजिनेट होती है दोस्तों। सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा, पैरेलल वाला नहीं बनेगा दोस्तों। इनफाइनाइट में, हाँ सेमी में बन सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, अब एक क्वेश्चन है ये, इसमें क्या किया, एक इनफाइनाइट ये रोड है, चार्ज रोड है इनफाइनाइट वाली, ओके। अब उससे है ना आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे, आर डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज जिसका मास m है। वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड पूछ लिया इसने, मान लो मैं टाइम पीरियड बताओ पहले। तो टाइम पीरियड को कैसे निकालोगे आप? तो टाइम पीरियड के लिए ऐसे एक बात बताओ आप, अब इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज है और इनफाइनाइट रोड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला बनेगा, परपेंडिकुलर वाला कि पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला। और प्लस चार्ज की वजह से किधर होगा, बाहर की तरफ। तो अगर ये दोस्तों ई है जिसकी वैल्यू कितनी है 2k लैम्डा बाई आर, तो बताओ इस नेगेटिव वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर के अंदर? बिल्कुल सही बात है, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अगर ये मेरा ये कोई वायर थी और ये कोई चार्ज ऐसे घूम रहा है सर्कुलर में ऐसे गोल गोल, तो अगर ये कोई चार्ज है, अगर इस पे चार्ज प्लस था लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से, तो दोस्तों इस पे लगेगी अंदर की तरफ फोर्स, और वो फोर्स काम करेगी, बिहेव एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो मान लो v रफ्तार से मूव कर रहा है जिसको फाइंड आउट करना है, तो इधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, दैट इज इक्वल टू mv² बाय आर, ठीक है ना। फॉर द बेटर स्टेबिलिटी इन दोनों को मैथमेटिकली इक्वेट कर दूंगा। तो बताओ f किसके इक्वल आई है, क्यू ई के इक्वल, यानी कि माइनस क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू किसके इक्वल है दोस्तों 2k लैम्डा बाई आर, दैट इज इक्वल टू mv² बाई आर, ठीक है दोस्तों। तो r ने r को मार दिया, v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो चार्ज को हटा लो नेगेटिव साइन को, तो v² किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो दोस्तों 2k लैम्डा क्यू बाई एम, और ये पूरे का रूट आ जाएगा, ओके दोस्तों, ये v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, पूछ रहा सर टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, वो होता है 2πr/v, और v की ये वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी आप निकाल दोगे। कर लोगे ना दोस्तों, आया ना समझ में? अच्छा कंसेप्ट था भाई, जिस बच्चे को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा ना वही इस कंसेप्ट को सोल्व कर पाएगा, है ना दोस्तों। आ रहा ना मजा आपको? ठीक है, हाँ जी। अब देखो थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें आगे। अच्छा ये, अरे वाह, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो अब क्या किया, दो इनफाइनाइट वायर है, अब ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, इसका मतलब है इससे भी डिस्टेंस ए है सिमेट्रिकली, इससे भी डिस्टेंस ए है, और दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। तो इस वन वाले की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वन वाले की वजह से ऊपर होगा, ई मान लिया। इस वाले से भी किधर होगा, ई होगा। और मैंने आपको बताया था अगर इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल कौन से वाला कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर वाला, तो ये भी ई होगा। तो इसका नेट किधर होगा, √2e होगा। लो भाई दोस्तों, और ई की वैल्यू आप निकालने में बड़े चमकदार, √2 ई की वैल्यू तो निकाल ही दोगे ना आप। क्या लिखूं, 2k लैम्डा बाय आर, आर यानी कि ए। लो भाई ये आंसर है। बताओ यार दोस्तों, कोई क्वेश्चन है क्या ये? है? लेकिन बच्चे अभी भी इनसे डर के भागते हैं क्योंकि उनका वेक्टर कमजोर है। 3-4 ही बात है बेटा मेन मेन जो याद करने की है, उनको याद कर लो, मार नहीं खाओगे, और डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, ठीक है ना दोस्तों।
हाँ जी, ये क्वेश्चन 2019 में नीट में आ रहा था भाई। अब एक बात देखो, जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा ना, खुद देखना वो कितना इजी क्वेश्चन था ये, कितना इजी क्वेश्चन था। इनफाइनाइट वायर है दोस्तों, ये भी इनफाइनाइट वायर थी, ये भी इनफाइनाइट वायर है। ओके, तो बताओ, इस पे है प्लस लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा। अब बताओ, ये जो आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, बताओ इस प्लस वाले की वजह से ई किधर होगा, इधर होगा, और माइनस वाले पे किधर होगा, अंदर होगा। तो इन दोनों का नेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी दूरी आर है, यहाँ से भी दूरी आर है, तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2e। तो दोनों को नेट ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 2 के लैम्डा बाई आर। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। डायरेक्शन किधर आई, राइट में आई, या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। ये आ जाएगा दोस्तों। बताओ भाई, ये क्वेश्चन नीट में 2019 में आया था। अगर ढंग से भी कंसेप्ट याद कर लोगे ना, ढंग से, तो भी मार नहीं खाओगे आप। आई बात समझ में? चलो, अच्छा, अब ये सेमी इनफाइनाइट है दोस्तों। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड तो इसका इन्फिनिटी पे है और एक एंड है यहाँ पे। इसका मतलब एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री है और एक एंगल 0 है। ठीक है, तो θ1 को तो मैं 90 डिग्री बोल देता हूँ, क्योंकि जो बड़ा एंगल होता है ना, वो θ1 होता है। θ2 को मैंने 0 बोल दिया, तो बता ई परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल होता है, के लैम्डा बाई आर, क्योंकि डिस्टेंस आर है परपेंडिकुलर वाली। के लैम्डा बाई आर क्या लिखूं, साइन θ1 यानी कि 1 + 0, यानी कि के लैम्डा बाई आर आ जाएगा परपेंडिकुलर वाला। अब बात आती है पैरेलल वाली, वो किसके इक्वल होता है, के लैम्डा बाई आर कोस θ2 - कोस θ1। कोस θ2 यानी कि ये तो 1 आ जाएगा, और कोस θ1 यानी कि ये 0 आ जाएगा। अरे वाह, दोनों इक्वल कंपोनेंट आ गए। अब बताओ, ये परपेंडिकुलर वाला और ये पैरेलल वाला दोनों इक्वल हैं, तो इनका नेट किधर जाएगा। तो ई नेट किसके इक्वल लिखूं दोस्तों, ई नेट आ जाएगा √2 ऑफ ई, और वी कैन से √2 किसके इक्वल आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर। ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। कर लोगे ना दोस्तों, कितना आसान तो क्वेश्चन था। बस मेन बात है कि आपकी कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए भाई। अगर आपकी कंसेप्ट पे पकड़ है तो आप आराम से निकाल दोगे इसको। अरे वाह, बहुत बढ़िया ये भी। अब एक बात बताओ, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट है। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है, यहां तक तो इसमें प्लस लैम्डा है और यहाँ इसमें माइनस लैम्डा है। तो मैंने क्या किया, और ये डिस्टेंस आर मान लो जहां मुझे वैल्यू का निकालना है ई को, तो इसको एक सेमी इनफाइनाइट ले लो, इसको भी सेमी इनफाइनाइट ले लो। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ नेगेटिव वाली को, इस पॉजिटिव को लेके देखो। अभी बताया था मैंने सेमी इनफाइनाइट का, किधर आया था, ये परपेंडिकुलर आया था और ये इधर पैरेलल आया था ना दोस्तों। चलो सही बात है। अब इस माइनस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, बोलो दोस्तों, और ये पैरेलल आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा। और अगर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, ये तो कट जाएंगे, तो मेरी नेट किसके इक्वल आ जाएगी, ये दोनों एडअप हो जाएंगे। एडअप होंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, अरे बोलो दोस्तों, अगेन 2 के लैम्डा बाई आर ही आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन का खेल क्लियर है ना, अगर आपको डायरेक्शन का खेल क्लियर है ना, तो आप आराम से बता दोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली है इसमें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब है फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रोड। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर देखो, एक रोड है मान लो, ये रोड है, ठीक है, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है d, लेंथ कितनी है इसकी l। तो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अगर इस पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है +q, तो क्या करूं भाई। ठीक है, वैसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, x पे जाके dx पे एक एलिमेंट कट करोगे, एलिमेंट की वजह से स्मॉल डी ई आएगा, क्या कर दोगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दोगे। तो एक बात बताओ, ये कौन सा सिरा है इसका, इस पी पॉइंट से ये है पास वाला, पास वाली डिस्टेंस,
और ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये जो इसका अनदर एंड है इसको बोलते हैं दूर, दूर वाला एंड। तो क्या करूं बेटा, फॉर्मूला याद, डायरेक्ट याद कर लियो। E इक्वल टू बनेगा के लैम्डा इंटू 1 बाय पास वाला एंड माइनस 1 बाय दूर वाला एंड, यह आ जाएगा दोस्तों। तो बताओ वैल्यू पुट कर दो भाई। तो E की वैल्यू बन जाएगी के लैम्डा, बताओ पास वाला कितनी दूरी पे है, डी पे, और दूर वाला कितने पे है, डी प्लस एल पे। इट इज योर फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। लो भाई, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को याद कर लियो, 1 बाय नजदीक वाला एंड रोड का माइनस 1 बाय दूर वाला एंड रोड का। कर लोगे ना दोस्तों, पक्का ना। चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन में क्या किया, नजदीक वाले को तो मैंने डिस्टेंस बोल दिया और दूर वाले को मैंने इन्फिनिटी बोल दिया। अभी खुद बताओ तुम, ई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ई की वैल्यू बनेगी के लैम्डा अंडर रूट 1 बाई डी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी आपको पता है क्या होता है, 0। तो कितना आंसर आ गया मेरा, के लैम्डा बाई डी। बताओ, देखो एक लाइन में सोल्व कर दिया आपने इसको, एक लाइन में सोल्व कर दिया दोस्तों आपने इसको, एक लाइन में कर लोगे ना इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ गया है दोस्तों में आगे। अब है प्रोजेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, प्रोजेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस कैसे होती हैं, पैरेलल, बिल्कुल सही बात है। अब हुआ क्या, एक प्लस क्यू चार्ज जिसका मास m है और उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी थी, 0, उसको छोड़ दिया मैंने फील्ड में, तो फील्ड उसमें क्या लगेगा, फोर्स। और अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो किधर भागेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागेगा, क्योंकि इस पे लगेगा फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई। तो इसमें क्या पूछा उसने, बताओ उसकी टी टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, टी टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, और एक्स डिस्टेंस चलने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। सारे पैरामीटर पूछ लिए उसने। तो पहला पैरामीटर है उस पर कितना फोर्स लगा, फोर्स लगेगा दोस्तों क्यू ई, बिल्कुल सही बात है। कितना एक्सेलरेशन होगा, सेकंड पॉइंट है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एफ बाई एम। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका क्यू ई बाई एम, किधर आएगा, जहां ई की डायरेक्शन है उधर ही इसकी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है ना ये, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अच्छा, थर्ड है टी टाइम के बाद उसकी स्पीड बताओ, v क्या होगी आफ्टर टी टाइम। तो बताओ v किसके इक्वल होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अब u तो दोस्तों 0 है क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो v किसके इक्वल आ जाएगा। अब बताओ v में और t में क्या ग्राफ बन सकता है, v में t में कैसा ग्राफ आएगा, सर स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड टाइम के साथ क्या कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एस डिस्टेंस चलने के बाद उसकी स्पीड, यानी कि यहाँ मान लो एस डिस्टेंस, अच्छा उसकी स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे, ये निकाल दिया। एस डिस्टेंस के बाद स्पीड क्या लिखूं, एक्स डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या लिखूं, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ax। अगेन वी विल पुट u 0, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 क्यू ई बाई एम इंटू एक्स। बोलो दोस्तों, कर लोगे ना, ये आ जाएगा। तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो दोस्तों किसके इक्वल आ जाएगी, v की वैल्यू अगर निकालूं तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। वैसे भी v की डिपेंडेंसी किसकी है, x के प्रोपोर्शनल है। अगर ग्राफ बना के दिखाऊं इसका तो ऐसे बनेगा, अगर इधर x है और इधर ये v है तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे। बोलो दोस्तों, हाइप पैराबोलिक,
ठीक है, किधर खुलेगा, जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ खुलता है दोस्तों ये, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री बताऊं आपको, मैं पाथ कैसा लिखूं इसका, ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री में बताना चाहूंगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यूटी तो 0 हो गया, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, उसका पाथ कैसा होगा दोस्तों, हाफ ए की वैल्यू क्या लिखूं, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। अरे वाह, उसका पाथ होगा पैराबोला, एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वेयर के, उसका पाथ होगा दोस्तों पैराबोला। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आपसे वो बताओ काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, तो ये फार्मूला देखो आप, इसको देखो ध्यान से, इस फार्मूला को बताओ, हाफ एम वी स्क्वेयर बनाओगे तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है, क्यू ई एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा। बोलो दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी वो एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कर लोगे ना दोस्तों इसको, ये था प्रोजेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। ओके, अब आता है प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। किसके आ गया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब दोस्तों, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे है, अब की बार ये प्लेट मेरी पॉजिटिव है, ये प्लेट मेरी नेगेटिव है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है दोस्तों, और यहां से अब की बार परपेंडिकुलरली एंटर करता है भाई चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज है, मास m है, और v नोट स्पीड है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हो ना, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है ना, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही चलेगा। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब इसका पाथ है। अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर हो गया, चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बताओ दोस्तों, F इक्वल टू जो होता है ना, अरे प्यारे बच्चों, F इक्वल टू जो Q ही होता है। अभी चार्ज तो नेगेटिव है, तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। इसका मतलब जो एक्सलरेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस क्यू ई बाई एम, यानी कि नीचे लगेगा। तो नीचे लगेगा तो उसका पाथ है, अगर फील्ड ना होता तो वो ऐसे जाता, लेकिन फील्ड तो है, तो उसका पाथ दोस्तों ऐसे जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, वाई। इसको भी निकालना सिखाऊंगा आपको मैं। तो दोस्तों ये ऐसे जाएगा। अब बताओ, उसकी स्पीड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं आपसे, अच्छा एक बार बताओ, देखो उसकी सारी की सारी स्पीड किस में है, एक्स में, यू एक्स किसके इक्वल है उसकी, मान लो वी नोट के इक्वल दे रखी है, तो यू वाई कितनी हो जाएगी, वाई में तो इनिशियल स्पीड है ही नहीं। अच्छा ए एक्स, एक्सलरेशन, अब बताओ एक्सलरेशन किस में है, वाई में है कि एक्स में, वाई में, तो ये 0 आ जाएगा। और वाई में कितना है, क्यू ई बाई एम। तो बताओ दोस्तों, एक्स में उसने दूरी तय कर दी एक्स, वाई में वाई, और वी एक्स और वी वाई ये निकालने हैं मुझे। बताओ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, अब एक्स में भी चलेगा वो और वाई में भी चलेगा। एक्स किसके इक्वल होता है, यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब ए एक्स तो दोस्तों 0 है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू एक्स, यू एक्स किसके इक्वल है, वी नोट टी। तो भाई लो, एक्स में तो उसने इतना चला भाई। अच्छा वाई में कितना चलेगा, वाई में चलेगा वो हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर, ये वाई में चलेगा दोस्तों, ये वाई में चलेगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका एक्स और वाई में। उसके बाद अगर उसकी मैं वेलोसिटी वगैरह निकालूं, तो एक्स एक्सिस में उसकी क्या स्पीड होगी, वी एक्स किसके इक्वल लिखूं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये 0 आ जाएगा। तो वी एक्स किसके इक्वल लिखूं, वी नोट पे। यानी कि आप किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड देखो अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हमेशा सेम मिलेगी। क्यों मिलेगी सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस में उसको चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, एक्सीलरेशन तो 0 है। इसका मतलब उसकी स्पीड पूरी जर्नी में एक्स एक्सिस के अलोंग सेम रहेगी। चेंज किस में होगी, वाई में, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन उसको नीचे लेके आएगा।
तो वी वाई किसके इक्वल लिखूं? मैं लिखूंगा यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ये 0 आ जाएगी। तो वी वाई किसके इक्वल आ गई दोस्तों? क्यू ई बाई एम इंटू टी, यह आ जाएगी वाई में स्पीड। निकाल लोगे ना दोस्तों? इसका मतलब अगर मैं उसकी ट्रेजेक्ट्री बताऊं आपको, तो ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी? ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी उसकी? ट्रेजेक्ट्री होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y की वैल्यू जो देखो यार, बिल्कुल आसान है यार, यार इतना आसान है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। y की वैल्यू किसके इक्वल थी a की टर्म में? क्यू ई बाय 2mt² था ना। अब ट्रेजेक्ट्री होती है y इज द फंक्शन ऑफ x। अब जहां भी यहाँ पे भी t है ना, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर लो, और t की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं? x बाई वी नोट। तो मेरी y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? क्यू ई बाई 2m इंटू में क्या लिखूं यहाँ पे? x² बाई वी नोट स्क्वेयर। दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो आपसे स्पीड पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है। बताओ कैसी ट्रेजेक्ट्री आई उसकी? पैराबोला। बोलो दोस्तों। तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो उसका जो लिटिल डिस्प्लेसमेंट आया वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने पूरा टॉपिक बता दिया आपको, आया ना मजा? इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। कल यानी कि नेक्स्ट टाइम में लेके आऊंगा कूलाम लॉ और फोर्स का पूरा टॉपिक, ठीक है ना? 3 या 4 डिस्कशन में पूरा कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। ये नेक काम तो कर ही सकते हो दोस्तों, अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच।